हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर। बच्चों, इसके पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया था। आज बारी है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल क्या है आपको बता दिया था हमने, आवेशों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगता है। अब हम देखेंगे कि दो आवेश हो तो उनके बीच जो वैद्युत बल भी काम कर रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है, क्योंकि आवेशों का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा कंपेयर करें तो मिलता है बेटा कि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण बल होता है और प्रतिकर्षण बल होता है। पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए कि वैद्युत बल आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। इसी कारण वैद्युत बल में जो आवेश होता है, आवेश वो दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। ये पहला डिफरेंस हमने आपको बता दिया, नोट कर लीजिएगा। समझ गए सभी लोग? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों फोर्सेस में। बेटा, ये जो वैद्युत बल होता है ना, ये दो आवेशों के बीच के मीडियम पर, माध्यम पर निर्भर करता है। और वैद्युत बल दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है? कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच के जो मीडियम होता है, माध्यम जो होता है, उस पर निर्भर नहीं करता, जबकि वैद्युत बल जो होता है वो दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये दोनों बातें डिफरेंस हो जाती है दोनों फोर्सेज में। ठीक है, एक डिफरेंस मैं आपको और बता दूं कि जो वैद्युत बल होता है बेटा, कौन सा बल? वैद्युत बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। पाया गया है कि दो प्रोटॉनों के बीच में जो वैद्युत बल होता है, किसके बीच में? दो प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल Fe जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना होता है लगभग। सोच लो कितना ज्यादा, कितना बड़ा है ये गुरुत्वाकर्षण बल। जो दो प्रोटॉनों के बीच में अगर हम कैलकुलेशन करें वैद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की, तो पाया जाता है कि वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज्यादा होता है। और अगर यही दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कैलकुलेशन करें तब तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो 10⁻43 गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻43 गुना बड़ा होता है Fe। ठीक है, तो इन सब आधारों पे देखते हुए कह सकते हैं कि वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कंपैरिजन क्या क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं तेजी से। पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि वैद्युत बल आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण बल भी होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण होता है। इसी कारण आवेश दो प्रकार का होता है और द्रव्यमान एक प्रकार का होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस मैंने बताया कि वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल
द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तीसरा डिफरेंस मैंने बताया कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ही अधिक प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। देखा गया है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, दो प्रोटॉनों के बीच में जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 की घात 36 गुना बड़ा होता है। और एग्जाम्पल दूं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो पाया जाता है कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 43 गुना बड़ा होता है। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो डिफिनीशन जो लोग नोट करना चाहें नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कोई चार्ज हो, कोई आवेश अथवा आवेश का समुदाय हो, कई आवेश हो, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाई जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और यदि आप समझ लीजिए, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, जैसे कोई आवेश यहां रख दे और वो मान लो इसमें ला रहे हैं और वो एकदम फ्री है, स्वतंत्र है, तो वो वैद्युत बल की दिशा में चलने लगे। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, तो वो बल की दिशा में चलने लगे। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वो आवेश चलने लगता है। और यदि बल की दिशा बदल रही है, बल की दिशा बदल रही है, तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती रहती है। समझ में आया? तो आप सभी लोग समझ रहे हो ना? ठीक है, तो फिर से एक बार आप डिफिनीशन समझिए, इसको नोट करिए, कायदे से याद कर लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाए जाने पर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर? और यदि आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो लगने वाले बल की दिशा में चलने लगता है, और यदि बल की दिशा बदल रही है तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती रहेगी। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखा क्या होता है? तो हम लोगों ने जाना कि आवेश जो होता है वो बल की दिशा में चलता है। तो आप जान लो बेटा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के मार्ग को ही, अगर कोई आवेश जिस रास्ते से चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। किसको बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। एक तो बड़ी आसान सी डिफिनेशन हो गई। कोई पूछे वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक स्वतंत्र धनावेश के चलने के मार्ग को ही क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, तो एक डिफिनेशन और आती है जो आपसे अगर पूछा जाए बोर्ड में कि वैद्युत बल रेखा की परिभाषा लिखिए, तो आप वो भी लिख सकते हो। और बुक के हिसाब से जो बढ़िया डिफिनेशन है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक
अथवा निष्कोण वक्र है, स्मूथ कर्व है, ठीक है, निष्कोण वक्र है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक अथवा निष्कोण वक्र है। काल्पनिक भी है क्योंकि वो हो नहीं सकता, सही सही इमेजिन करना पड़ता है हमको कैसे होता है, तो इसलिए उसे रियल नहीं कहा जाता। तो रियल हम बताया था, देखो यही है। तो इसीलिए बुक के हिसाब से आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी बोर्ड में कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसमें कोई स्वतंत्र एकांक पृथक्कृत धन आवेश चलता है। समझ पाए? जिसमें एकांक स्वतंत्र पृथक्कृत, इसलिए बोला मतलब अलग थलग एक कोई आवेश हो जो चलता है, ठीक है, उसी के मार्ग को ही क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने नोट कर लिया ना कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसमें कोई स्वतंत्र एकांक पृथक्कृत धनावेश चलता है, ठीक है। और जैसे मान लो हमने ये बल रेखा खींच दिया ऐसे, ठीक है, तो इस बल रेखा के किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, वैद्युत बल रेखा के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंटियल लाइन खींची जाती है, स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग डेफिनेशन नोट कर लिए होंगे, वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत बल रेखा क्या है। अब हम सीखेंगे कि वैद्युत बल रेखा का व्यवहार कैसे होता है, कैसे कोई आवेशित गोला बल रेखा को दिखाता है। चलिए उसको देखते हैं। तो आप लोगों ने वैद्युत बल रेखा की परिभाषा सीख लिया। अब हम देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में जो काल्पनिक होती है वो खींची कैसे जाती हैं। समझने की कोशिश करिए बेटा कि हम मानते हैं कि ये धन आवेशित एक छोटा सा गोला है, धन आवेशित एक छोटा सा गोला है। अगर हम इस धनावेशित छोटे गोले के समीप कोई दूसरा धनावेश लाएं तो क्या होगा? ये गोला उस आवेश को धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? सेम चार्ज है ना, तो प्रतिकर्षित करेगा तो उसे धकेलेगा। तो इस तरह से अगर हम इस गोले के आसपास, धनावेशित गोले के आसपास कोई भी दूसरा गोला रख दे धनावेशित, तो वो उसे दूर की ओर धकेलेगा। क्योंकि हम स्वतंत्र एकांक धनावेश, पृथक्कृत धनावेश की बात करते हैं, तो धनावेश अगर यहाँ इसके पास कोई स्वतंत्र छोड़ा जाएगा तो ये आवेश उसे अनंत की ओर धकेल देगा, ठीक है। तो इस तरह से धनावेशित गोले से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो उस गोले के पृष्ठ से त्रिज्यतः लंबवत बाहर की ओर होती हैं, अनंत की ओर होती हैं। इस पृष्ठ के लंबवत और त्रिज्यतः, त्रिज्या की जो होती है इसकी, उससे लंबवत बाहर की ओर होती हैं धनावेशित गोले पर। कैसे समझ पाए ना? कहें क्यों? क्योंकि अगर हम कोई आवेश यहाँ पृथक छोड़ेंगे धनावेश, तो वो क्या करेगा? ये आवेशित गोले उसे धकेलेगा, दूर की ओर अनंत की ओर भेज देगा, यहाँ से धकेल के। तो धनावेशित गोले से जो वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं आपको, वो कहाँ कैसे होती हैं? वो दूर की ओर होती हैं, उस पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती हुई होती हैं, पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करो, अगर कोई ऋण आवेशित गोला है तब उससे बल रेखाएं कैसे खींची जाएंगी? तो बेटा जब हम स्वतंत्र एकांक पृथक्कृत धनावेश यहाँ कहीं छोड़ेंगे तो ये गोला क्या करेगा? उसे अपनी ओर खींच लेगा। अर्थात अनंत पर भी कोई, मतलब आसपास या बहुत दूर कोई है स्वतंत्र धनावेश, तो वो भी खींचता हुआ किस ओर आएगा? ऋण आवेशित गोले के पास आएगा, पृष्ठ की ओर आएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ऋण आवेशित गोले में आप देखो तीर देखो, इससे दूर की ओर निकलता हुआ दिखाई दिया गया है। और यहाँ पे अगर कोई धनावेशित है तब वो इस ऋणावेशित गोले के ओर आएगा। इसका मतलब ऋणावेशित गोले में वैद्युत बल रेखाएं कैसी दिखाई देती हैं? वो अनंत से उस पृष्ठ के, उस आवेशित गोले के पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर आती हैं। ठीक है, त्रिज्यता, ठीक है, केंद्र की ओर आती है। उसी किसके केंद्र की ओर? उस ऋणावेशित गोले के केंद्र की ओर आती है, अनंत से। ठीक है, तो ये ऋणावेशित गोले से वैद्युत बल रेखाएं खींचना दिखाया हमने आपको। अब अगर धनावेश और ऋणावेशित, धनावेशित ऋणावेशित गोले का एक समूह हो जो पास पास रखा हो, और हम धनावेशित गोले के समीप कोई धनावेश छोड़े तो क्या होगा? ये दूर की ओर धकेलेगा और ऋणावेशित गोला अपनी ओर खींचेगा उस आवेश को। तो चलने का मार्ग कहीं न कहीं आप देख लो, धन से हमेशा ऋण की ओर ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर धनावेशित यहाँ पे रहेगा, यहाँ छोड़ोगे आप ऋण आवेश के पास में, तब तो उसे फट से वहीं खींच ही लेगा। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो धन आवेश से सब निकलती हुई दिखाई गई और ऋण आवेश पे आके सब मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया धन और ऋण आवेशित गोले का अगर समूह है तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींची जा सकती हैं वो आपको दिखाया गया। अगर धन और धन आवेश हो गए दोनों, ये सब परिमाण में बराबर हैं सब, ये नहीं जो मैंने यहाँ दिखाया है, भले धन आवेश से भले ऋण आवेश से परिमाण में बराबर करके दिखाया गया है। यहाँ धन और धन आवेशित दो बराबर गोले हैं, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी? आप सोचोगे यहाँ कोई धनावेश छोड़ा जाएगा, क्या करेगा? इसे दूर धकेलेगा, धकेलेगा नहीं, और इस पर भी धकेल बल ही लगेगा, और इसके समीप कोई आएगा तो ये वाला इसको इधर ढकेलेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये बल रेखाएं कहीं बीच में नहीं मिल रही हैं। मतलब एक कंडीशन यहाँ ऐसा आएगा इन दोनों आवेशों के बीच में, जिस पर जैसे ये धकेल रहा है वो उधर से धकेल रहा है ना, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा ये, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये उदासीन बिंदु कहलाता है जो इसके बीचों बीच होगा। और इन सब में उदासीन बिंदु कहाँ होता है? इन सब में उदासीन बिंदु कहीं ऊपर की ओर होता है या इसके नीचे होता है, बाएं बहुत दूर या दाएं बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन यहाँ धन धन आवेश गोला है तब उदासीन बिंदु एकदम बीचों बीच होता है। तो ये हमने आपको दिखाया कि आवेशित गोलों से बल रेखाएं कैसे निकलती हैं या कैसे उसके करीब आती हैं। ठीक है, खींचना आपको बताया। अब आप समझिए कि अगर ये दो धन धन आवेशित गोले हमने लिया है, इनका आवेश का परिमाण अगर बराबर नहीं है, तब मान लें इन दोनों के एक पे Q1 आवेश है, एक पे Q2 आवेश है, तो उदासीन बिंदु की दूरी क्या क्या है? एक आवेश से R1 है, दूसरे से R2 है। तब देखा गया है कि इसमें एक संबंध आता है Q1/R1 = Q2/R2। ठीक है, Q1/R1 = Q2/R2। कब? जब इन दोनों पे आवेश की मात्राएं अलग अलग हों और उदासीन बिंदु की दूरी भी इन दोनों से R1 और R2 हो, ठीक है, अलग अलग हो, तब उसमें एक रिलेशन आता है Q1/R1 = Q2/R2। ठीक है, तो ये हो गया। पूरी तरह से आपने समझ लिया वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं को खींच कैसे सकते हैं हम, कैसे उनका व्यवहार होता है धनावेशित ऋणावेशित गोलों के साथ में। अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या है। बोर्ड में आता है कभी कभी कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए, एक ही नंबर में आ जाएगा, 2 नंबर में आ जाएगा कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या इनके गुण हैं ये आप लोग देखिए, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट्स में अपने लिख लीजिए। पहला गुण है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं कहां से? धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। आपने देखा अभी मैंने एक प्लस चार्ज बनाया था, एक माइनस चार्ज बनाया था, गोला जो छोटा बनाया था यहाँ पे, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे सब समाप्त हो रही।
तो वही बात आप पहली प्रॉपर्टी में लिख दोगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण में कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, बल रेखा के किसी भी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैंने बताया था कि बल रेखा के किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है ना, वो उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, उस क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये दूसरा गुण बना लेंगे कि बल रेखा के किसी एक बिंदु पर, बल रेखा के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले, उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। याद हो जाएगा ना आप लोगों को? हाँ ठीक है। तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, कभी कभी पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिख दिया पूरा, आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि उस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब वो काट देंगे तो कटान बिंदु पर आपको क्या, दो और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। किसी एक बिंदु पर बल की एक ही दिशा को प्रदर्शित हो सकती है। ठीक है, तो एक बिंदु पर दो दिशाएं हो ही नहीं सकती, तो इसलिए कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, क्योंकि उस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। इसको याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चौथा गुण देखिए, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। कौन? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आपने देखा था यहाँ, ये सभी लंबाई में क्या हो रही थी? सिकुड़ने का प्रयत्न कर, धन और ऋण में। धनावेशित गोला, ऋणावेशित गोला मैंने बना करके आपको इसके पहले दिखाया फिगर में कि वो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। और प्लस प्लस में क्या दिखा है? ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। वहां मैंने प्लस प्लस में गोला रख करके वैद्युत बल रेखाएं खींचा था, दोनों एक दूसरे से दूर हट रही थी, बीच में उदासीन बिंदु भी मिला था। ठीक है, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण क्यों होता है? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये पांचों आपने जो देखा है, ये पांचों वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। इसको याद कर लीजिए सभी लोग। ये आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में अगर पूछा है तो आप लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब बारी है, हमने कहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक बीच में छूट रहा था, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज क्या होता है। क्योंकि ये टेस्ट चार्ज अब यहां से लेके बहुत आगे तक आपको ये चलाना है, परीक्षण आवेश। अक्सर एग्जामिनर जो होते हैं वो बोर्ड में जब आप प्रैक्टिकल देते हैं तब उस समय भी पूछा जाता है टेस्ट चार्ज क्या होता है, जानते हो? तो आपको बताना पड़ता है, तो आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। परीक्षण आवेश क्या होता है? टेस्ट चार्ज
हम यहाँ स्पष्ट लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है जिससे कि आप लोग नोट भी कर लें और फिर उसको बार बार रिपीट भी करते रहें। ठीक है, याद कर लीजिएगा कायदे से कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है। अत्यंत अल्प, अल्प मतलब बहुत छोटा सा धन बिंदु आवेश है। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी टेस्ट चार्ज को नेगेटिव मत मानना। जो भी टेस्टिंग चार्ज होगा आपका वो सब प्लस में ही होता है। तो परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, और अगर हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रख भी दें तो भी वो मूल क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन ना करे। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन भी नहीं करता। ये एक कल्पित आवेश है, कल्पना मात्र है। ये वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। ये इमेजिनरी चार्ज है। ठीक है, ये कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Q0 से प्रदर्शित करते हैं टेस्टिंग चार्ज को। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज जो है इसे दिखाया जाता है Q0 से। अब हमारी जितनी भी डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे उसमें हम Q0 स्टार्ट करेंगे। Q0, तो Q0 जहां भी आप देखिएगा आप समझिएगा कि परीक्षण आवेश है और ये प्लस चार्ज है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जाने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेटा अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र है तो बिना आवेश के तो वैद्युत क्षेत्र होगा नहीं। कोई आवेश होगा तभी उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश हम रख दें Q0, जैसे समझने की कोशिश करो कि ये मान लो थोड़ी देर के लिए वैद्युत क्षेत्र है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये किसके कारण है? इसके कारण थोड़ी है, ये किसी आवेश के कारण है जो पहले से वहां रखा हुआ है। तो अगर हम इस परीक्षण आवेश को इसमें रखते हैं वैद्युत क्षेत्र में तो क्या होगा बताओ? क्योंकि पहले यहां कोई चार्ज रखा है, मान लो अगर प्लस रखा है तो प्लस रखा है, तो अगर हम इस परीक्षण चार्ज को इसमें रखेंगे, इस क्षेत्र में कहीं भी रखेंगे, तो ये प्लस चार्ज जो होगा वो इस आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भाई किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, तो वैद्युत क्षेत्र आया कहां से? वैद्युत क्षेत्र भी किसी एक मूल आवेश के कारण, पहले से मूल क्षेत्र है वो, उसी मूल क्षेत्र में जब हम कोई चार्ज रखेंगे तो पहले वाला जो मूल आवेश है वो इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है। वैद्युत बल में, वैद्युत बल मैं कह दे रहा हूं, अब वो डिपेंड करेगा इस बात पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस चार्ज के कारण है या माइनस चार्ज के कारण है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी अगर आपको बोर्ड में पूछ लिया जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए या किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे क्या? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल वेक्टर F और परीक्षण आवेश Q0 की मान की निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति मतलब अनुपात को ही क्या कहते हैं? उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो, अगर इसको हम एकांक मान लें, Q0 एकांक हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वेक्टर E जो होगा वो वेक्टर F के इक्वल होगा। तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही
एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश रखने पर उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस आवेश पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, वेक्टर का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया है कि ये जो बल है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। ये आवेश अदिश राशि है। तो क्योंकि जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में हमारा कौन काम करता है? वैद्युत क्षेत्र भी काम करता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपसे पूछी जाए तो सबसे पहले बल की दिशा को नोट करिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। बल हमारा किधर काम कर रहा है और बल कैसे पता चलेगा? बल आपको ऐसे पता चलेगा कि प्लस है और प्लस है तब तो रिपल्सिव होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्लस है, माइनस ला आकर्षण होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारा कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी वही होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल की दिशा में ही होती है। तो बल सदिश है तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। बात करें इसके मात्रक की, तो बल का मात्रक क्या है? मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और आवेश का कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आप लोगों ने देख लिया कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, उस पर लगने वाला बल कौन है? वेक्टर F है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F बाई Q0। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। विमीय सूत्र देखें, इसका विमीय सूत्र क्या है? डायमेंशनल फार्मूला क्या है इसका? तो आप देख रहे हो बल ऊपर है, आवेश नीचे है। E का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बराबर F का विमीय सूत्र बटे Q0 का विमीय सूत्र। तो आप जानते हो बेटा बल का विमीय सूत्र, बल का डायमेंशनल फार्मूला आपको रटाया गया 11th में ही, है ना? आप बढ़िया से याद किए होंगे। mLT-2 यह है बल का और आवेश का कूलाम होता है। AT होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब आप इसको सेट कर लीजिए। mL T ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा तो T-3, A ऊपर जाएगा A-1, mL T-3 A-1। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बात करें इसके MKS पद्धति में मात्रक की। MKS पद्धति में मात्रक क्या है इसका? तो बहुत आसान हो जाता है बेटा। जो विमीय सूत्र निकलता है ना, उसी विमीय सूत्र को आराम से लिख दो आप शब्दों में। यम किसको प्रदर्शित करता है? किलोग्राम, यल मीटर लंबाई का है, सेकेंड की घात -3, एम्पियर की घात -1। ये इसका क्या हो जाएगा? MKS पद्धति में मात्रक हो जाएगा। अगर आप प्रति करके लिखना चाहते हो तो किलोग्राम मीटर प्रति, सेकेंड क्यूब एम्पियर, या एम्पियर सेकेंड क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। ये MKS पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा। आराम से इसी विमीय सूत्र से MKS पद्धति में मात्रक भी लिख सकते हैं। मुझे विश्वास है परीक्षण आवेश समझ गए आप लोग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
कि कोई एक बिंदु आवेश है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है। चलिए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू। कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज से आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और ये चार्ज कहाँ पे है? मान लेते हैं O पे। इसी पॉइंट P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब हम पहले मान लो बोर्ड में अगर ये डेरिवेशन आ जाता है तो कैसे आप करोगे? सबसे पहले लिखोगे, माना बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P। ठीक है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रही है। फिर माना बिंदु P पर एक परीक्षण धन आवेश कौन स्थित है? Q0। क्योंकि मैंने बताया है कि परीक्षण आवेश को किससे दिखाते हैं? Q0 से शो करते हैं। तो P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश कौन स्थित है? Q0 स्थित है। तथा प्लस Q और Q0 के बीच के माध्यम में, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? K है। परावैद्युतांक के बारे में भी मैंने वीडियो में अपने इसके पहले वाले में बता दिया है। ठीक है, इसके बीच K परावैद्युतांक का माध्यम है। तो सबसे पहले आप सोच के बताओ कि जैसे ही ये आवेश, परीक्षण आवेश इस बिंदु P पर स्थित हुआ, इस प्लस Q के कारण इस Q पर कौन सा बल लगेगा? कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल F लगेगा। तो अगर प्रतिकर्षण बल F लगेगा यहाँ पे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस पर लग जाएगी। तो सबसे पहले बताइए प्रतिकर्षण बल जो लगेगा यहाँ, वो कितना लगेगा? तो हम आपको बताएं, कूलाम के नियमानुसार, किसके? कूलाम के। दो बिंदु आवेशों के बीच अगर कोई दूरी स्थित है तो क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो यहाँ कौन कौन है? कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई R स्क्वायर न्यूटन। ये जो बल F है, ये इस आवेश और इतनी R दूरी पर जो बल होगा वो कितना होगा? कूलाम के नियम से सूत्र आपको पहले बताया मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई R स्क्वायर न्यूटन। मतलब बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश Q0 है, उस पर लगने वाला बल मिल गया। तो अगर बल मिल गया तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई Q0। F का मान रख दो। F का मान रखने पर E बराबर, F का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई R स्क्वायर होल बाई Q0 बाई 1। नाउ E इज इक्वल टू, अब इसको पूरे को पहले लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई R स्क्वायर गुणे, ये Q0 बाई 1 है तो ये प्लस करके 1 बाई Q0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो ये सब कांस्टेंट है, इन सबकी वैल्यू भी आप लोग जानते हो, है ना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर। लेकिन अगर इन दोनों आवेशों के बीच में जो स्थित माध्यम है,
यदि यह आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तो के बराबर 1। मैंने पहले परावर्तन का मान निर्वात अथवा वायु के लिए पढ़ा रखा है, कितना होता है 1 होता है। तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये होता है बेटा मेन सूत्र, इसको आपको याद कर लेना है। कोई आवेश है उसे दूरी पता है, आपको आवेश और दूरी पता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आप सभी लोग याद किए हो भाई, 9 × 10 की घात 9 Q बाई R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। न्यूमेरिकल में ये फार्मूला आपको यूज करना है। मान लो फार्मूला अगर आप ये लगाते भी हो तो इसका मान जो है फिर बाद में ये रख देंगे 9 × 10 की घात 9 Q बाई R स्क्वायर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र का आपको इसके बाद आने वाला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये सूत्र उस समय प्रयोग होगा, इसलिए आप ये सब बढ़िया से तैयार कर लीजिए। पहले जब भी डेरिवेशन करिएगा तो इसके बारे में थोड़ा 2-3-4 लाइन आप हिंदी में लिख दीजिएगा कि माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, इन दोनों आवेशों के बीच में स्थित माध्यम का परावर्तन K है, तो कूलम के नियमानुसार प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। इतना लिखिएगा, मैंने तो यहाँ शॉर्टकट में लिखा है, उसको आप समझ रहे हो। ठीक है, जैसे ही बल मिलेगा, मैंने अभी इसके पहले पढ़ाया है, जहाँ बल है आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बड़े आराम से फार्मूला लगा दिया आप उस पर, एफ का मान रखिए, रख के कर जाएगा ये फार्मूला। लेकिन अगर ये निर्वात अथवा वायु हो जाए इसके बीच में माध्यम, तो उसका मान 1 होता है, ये आ जाएगा। न्यूमेरिकल में इसके वैल्यू मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, 9 × 10 की घात 9 Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। आप सभी लोग हमारे वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके आप जरूर पूछें। ठीक है, हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।